दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं का पाठ तीसरा, किताब नंबर दूसरी, पाठ तीसरा, नियोजित विकास की रणनीतियाँ। तो चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं, जानते हैं नियोजित विकास की रणनीतियाँ। तो सबसे पहले राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, विकास के विचार, नियोजन और योजना आयोग। दूसरा, प्रारंभिक काल, प्रथम वर्ष पंचवर्षीय योजना, तीव्र औद्योगिकरण। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के लौह अयस्क संसाधन। भारत का उड़ीसा राज्य लौह अयस्क संसाधनों से भरपूर राज्य है। यह लौह अयस्क का विशाल भंडार था। जब इस्पात की मांग बढ़ी तो निवेश के आधार पर उड़ीसा एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा। उड़ीसा की सरकार ने लौह इस्पात की मांग को पूरा करना चाहा, यानी उड़ीसा की जो सरकार है उसने लौह इस्पात की मांग को पूरा करना चाहती थी। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय इस्पात निर्माता के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार सोच रही थी कि इससे पूंजी निवेश भी हो जाएगा तथा वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन साथ ही में क्या था? डर, आदिवासियों का डर। देखिए दोस्तों, आदिवासी यानी हट जाएंगे, ऐसा डर था उनके बारे में। आदिवासियों को डर था कि उद्योग आने से वो विस्थापित हो जाएंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। उनका रोजगार और उनका जो वे कमाते वहाँ पैसा वगैरह कुछ, और आजीविका भी छिन जाएगी, यानी जो जैसे रहते थे वो भी छिन जाएगी उनकी। पर्यावरण वेद ऐसा कह रहे थे कि खनन तथा उद्योग से पर्यावरण दूषित हो जाएगा, यानी जो पर्यावरण वेद ऐसा कह रहे थे कि जो वहाँ का खनन और उद्योग से पर्यावरण हमारा खराब हो जाएगा, ऐसा बोल रहे थे। उद्योग को लेकर राजनीतिक टकराव, यानी जो उद्योग को लेकर राजनीतिक के क्या टकराव रहे। कोई भी फैसला लेने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूरी है। अर्थशास्त्री पर्यावरणवेद की सलाह भी ले, जनता से भी पूछा जाए और अंतिम फैसला राजनीतिज्ञों का हो। पोस्को प्लांट पर ग्रामीण लोगों का विरोध प्रदर्शन। दोस्तों इस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। पोस्को प्लांट, उड़ीसा के ग्रामीण विरोध पर उतारू। कार्यालय संवाददाता। भुवनेश्वर जगत सिंह जिले में प्रस्तावित पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र के विस्थापन का शिकार हुए लोगों ने इस कोरियाई कंपनी के दफ्तर के सामने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। यह मांग लोग मांग कर रहे थे कि एक साल पहले कंपनी और उड़ीसा की सरकार के बीच जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे उसे रद्द कर दिए जाए। यानी इसमें बोल रहे हैं कि जो हस्ताक्षर हुए उनको रद्द किया जाए। और कौन कर रहे थे? ग्रामीण लोग। दूसरी तरफ दंकिया, नुआगाम और गढ़कुंजा ग्राम पंचायत के 100 से भी ज़्यादा स्त्री पुरुषों ने कंपनी के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और कहा कि हमारी जीविका और जीवन की कीमत पर कंपनी को इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय युवा संगठन नवनिर्माण समिति ने किया था। पोस्को प्लांट पर ग्रामीण लोगों का विरोध प्रदर्शन। भुवनेश्वर में जगत सिंह जिले में कोरियाई कंपनी थी पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र का विरोध किया। मांग थी कि सरकार इस कंपनी सहमति पत्र को रद्द करे। विकास का अर्थ। तो जानते हैं दोस्तों अब विकास का क्या अर्थ है। बहुत से लोग बोलते हैं कि विकास का अर्थ मालूम नहीं है, तो जान लेते हैं। विकास का अर्थ है आर्थिक समृद्धि, यानी जो हमें पैसा होता है वो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय। विकास का अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, जैसे उद्योगपति और ग्रामीण आदिवासी। तो सबसे पहले हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। इस्पात संयंत्र स्थापित करने वाले के लिए इस्पात संयंत्र लगाने पर लाभ था,
लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण आदिवासियों को इस्पात संयंत्र से नुकसान था। यानी जो स्थापित कर रहे उनको तो लाभ था और जो वहाँ से लोग हट रहे थे उनको नुकसान था। उसकी ज़मीन से उसका विस्थापन हो जाता था। आज़ादी के बाद विकास को लेकर बहुत बहस तथा चर्चाएँ हुई। उस समय विकास का अर्थ था ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, यानी उस समय ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, पश्चिमी देशों की तरह होना और औद्योगिक देशों की तरह होना। आज़ाद भारत के सामने विकास के दो मॉडल थे। यानी अब हमारा भारत आज़ाद हो चुका है और उसके सामने दो मॉडल थे, किसके? विकास के। तो जानते हैं पहला पूंजीवादी मॉडल और दूसरा समाजवादी मॉडल। तो भारत ने दोनों मॉडल से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लिया और एक नई व्यवस्था को अपनाया, जिसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया है। वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा, तो इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। वामपंथी विचारधारा, इसमें गरीब और पिछड़े लोगों की तरफदारी की जाती है। किसमें? वामपंथी विचारधारा में। यह कहा जाता है कि सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे गरीब लोगों को फायदा हो। गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर विकास की नीतियां अपनानी चाहिए। दक्षिणपंथी विचारधारा खुली, यानी इसमें दक्षिणपंथी विचारधारा क्या कहती है इसके बारे में सोच लेते हैं। खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था। सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप न कर पाए, इसमें पूंजीवाद को बेहतर मानते हैं। और इसमें कहा जाता है सरकार को व्यापार के नियम आसान बनाने चाहिए। यानी दक्षिणपंथी में बोला जाता है इसमें सरकार को व्यापार के नियम कैसे बनाने चाहिए? आसान। अब बात करते हैं दोस्तों योजना आयोग और नीति आयोग। यानी बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे से सवाल गलत हो जाता है, नीति आयोग क्या है, योजना आयोग क्या है। तो आज विस्तार से अपन जान लेते हैं इनके बारे में। योजना आयोग, सबसे पहले अपन जानते हैं योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग 1950 में बना, ठीक है। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता था। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते थे। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसकी सिफारिशें लागू होती थी। अब नीति आयोग के बारे में बात करते हैं। तो नीति आयोग 2015 में बना था। कब बना था? नीति आयोग 2015 में। और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। यानी योजना आयोग का नाम था पहले 1950 के आसपास, तो नीति आयोग योजना आयोग का नीति आयोग नाम रख दिया है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और NITI आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप जानते हैं दोस्तों बॉम्बे प्लान। बहुत से लोग बोलते हैं कि बॉम्बे प्लान के बारे में हमको मालूम नहीं है, तो बॉम्बे प्लान के बारे में जान लेते हैं। सन 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह इकट्ठा हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्रस्ताव रखा। इसे ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य था इनका सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। अब चलते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सरकार एक दस्तावेज तैयार करती है जिसमें अगले 5 वर्ष की आमदनी और खर्च की योजना होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजट को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। इसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता था। यह सोवियत संघ से लिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, अब देख लेते हैं दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ। 1951 से लेकर 56 तक कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने का प्रयास रहा। KN राज का मॉडल, देश की जनता को गरीबी से निकालना, धीमी गति से विकास करना चाहिए। किसमें?
प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गया है ये बातें। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। भाखड़ा नागल परियोजना पर धन खर्च किया गया। भूमि सुधार पर अधिक जोर दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961। पहली पंचवर्षीय कब से थी दोस्तों? 1951 से लेकर 1956 तक। अब दूसरी है 1956 से लेकर 1961 तक। भारी उद्योग क्षेत्र के विकास पर अधिक जोर। पीसी महालनोबिस का मॉडल, भारी उद्योग यानी औद्योगिकरण, तेज गति से विकास करना चाहिए। देशी उद्योगों का संरक्षण और आयात पर भारी शुल्क। बिजली, रेलवे, इस्पात, संचार जैसे उद्योगों को विकसित किया गया। औद्योगिकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। उद्योगों ने कृषि के मुकाबले निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया, यानी जितना एक कृषि में नहीं हुआ उनसे ज़्यादा उद्योगों ने आर्थिक विकास को आकर्षित किया। अब जान लेते हैं दोस्तों केरल मॉडल क्या है। ये प्रश्न बार बार आता है हर एग्जाम में। केरल मॉडल क्या है? केरल में विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया है उसे केरल मॉडल कहा गया है। इस मॉडल में शिक्षा, भूमि सुधार, खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन यहाँ 100% साक्षरता है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी बात, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। यानी पूंजीवादी मॉडल क्या है और समाजवादी मॉडल क्या है। पूंजीवादी मॉडल अमेरिका ने अपनाया था। निजीकरण को महत्व दिया जाता था। प्रतिस्पर्धा, मजदूरों का शोषण यानी मजदूरों को शोषण किया जाता था। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, अधिक से अधिक व्यापार पर ध्यान और ज़्यादातर व्यापार पर ध्यान दिया जाता था। किस मॉडल में? पूंजीवादी मॉडल में। और समाजवादी मॉडल में सोवियत संघ ने इसे अपनाया था। निजी स्वामित्व का विरोध, और जो निजी चीज़ होती उसका विरोध किया। समानता पर बल दिया, यानी सभी को समान अधिकार मिले। राज्य का स्वामित्व और राज्य नीति बनता है। और नेहरू जी समाजवाद के समर्थक थे। निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। आज़ाद भारत के सामने विकास के दो मॉडल थे, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। भारत ने दोनों मॉडल से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लिया और एक नई व्यवस्था को अपनाया, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया है। खेती, किसानी, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी हाथों में है। भारी उद्योगों व्यापार का नियमन, कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप राज्यों के हाथों में। इस मिले जुले मॉडल की आलोचना दक्षिणी पंथी और वामपंथी दोनों ने की थी। आलोचकों ने कहा कि सरकार ने निजी क्षेत्र को ज़्यादा जगह नहीं दी। इसके बारे में जान लें दोस्तों। निवेश के लिए लाइसेंस प्रणाली गलत थी। परमिट प्रणाली, निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाए गए। घरेलू बाजार में बनने वाली चीज़ों के आयात पर बाधा लगाई, जो गलत था। बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं रही। भ्रष्टाचार बढ़ा। तो दोस्तों अपना तीसरा पार्ट हुआ ख़त्म। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों, चौथा। धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें।